हाईएस्ट टाइटल ऑफ क्योर बाय J.T. Kent विद डिजिटल नोट्स। तो आइए देखते हैं कि अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अफोर्डल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि क्योर क्या होता है एलोपैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड होम्योपैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक इग्नोरेंस क्या हमें एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्टोरिंग हेल्थ क्या होता है। फिर रेस्टोरिंग हेल्थ जो है उसका जो तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए, प्रॉम्प्टली, माइल्डली एंड परमानेंटली। और फिर हम बात करेंगे कि वायलेंट ड्रग्स का एक्शन कैसे रहता है। तो सबसे पहले अफोर्डल नंबर 2 पे आते हैं। ये उसका एक छोटा सा ब्रेकअप है जो हमें बताता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनालिसिस ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। आइए इसको अच्छे समझते हैं। व्हाट इज़ क्योर? अगर हम लोग किसी ऐसे फिजिशियन से बात करें जिसने होम्योपैथी नहीं पढ़ी है या फिर उसको कह सकते हैं एलोपैथ, तो वो बताएगा कि ओनली डिसअपियरेंस ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट ही क्योर है। जैसे स्किन इरप्शन आई है, उनका अगर डिसअपियर हो जाना वो क्योर है। हेमोरॉइड्स रिमूवल होना, कॉन्स्टिपेशन है तो बावल से खुल जाना, अफेक्शन ऑफ नी है तो उसका एम्पुटेट कर देना। और अगर कोई एक्यूट डिजीज से कोई सफ़र कर रहा है तो इफ द पेशेंट डेंट डाइड तो वो क्योर है। यही फिजिशियन भी क्योर मानते हैं और यही पेशेंट्स को भी लगता है, क्योंकि ये फिजिशियन कहते हैं यही क्योर है। लेकिन अगर यही क्योर है तो एक सिनेरियो देखते हैं। एक पेशेंट है, वो स्किन इरप्शन के लिए आया था और वो फिजिशियन को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि फिजिशियन ने उसके स्किन इरप्शन को रिमूव कर दिया है। लेकिन कुछ समय बाद वही सेम पेशेंट थोड़े और ग्रेवर मैनिफेस्टेशंस के साथ आता है, लेकिन इसमें स्किन पे नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे। अब जो टिश्यू चेंजेस उसको देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी थ्रेटनिंग हो चुके हैं, उसके थ्रेटनिंग टू डेथ हो चुके हैं। जो ये आए हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आए हैं। क्यों? क्योंकि जो स्किन इरप्शंस को हटाने का मैनर जो यूज़ हुआ था, वो जो यूज़ हुआ था उसकी वजह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको झेलने पड़ रहे हैं, ग्रेवर मैनिफेस्टेशंस। अब यहाँ पे पेशेंट जो है बड़े ही इनोसेंटली पूछता है, यू हैव वंडरफुली क्योर्ड माई स्किन डिजीज़, वाई कैन यू नॉट क्योर माई लिवर ट्रबल। अब लिवर जो है वो यहाँ पे देखिए डीपर जा चुका है। अब इसको केंट जो कहते हैं वो ये है कि ये जो भी हो रहा है ये साइंटिफिक इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे वो बताते हैं ही हैज़ यानी फिजिशियन हैज़ ड्रिवन वॉट वॉज अपॉन दी सर्फेस एंड हार्मलेस, मतलब जो स्किन पे था, इनटू द इनर मोस्ट प्रीसेंट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अब लिवर ट्रबल्स आ रहे हैं। एंड नाउ पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई ड्यू टू साइंटिफिक इग्नोरेंस। तो यहाँ पे साइंटिफिक इग्नोरेंस का ये मतलब है कि जो स्किन ट्रबल को हटाने के लिए जो मैनर यूज़ हुआ वो उसी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आज आ रहे हैं, जो ग्रेवर मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साइंटिफिक इग्नोरेंस है। अगर लोग को ये पता हो कि जो स्किन पे है अगर उसका मैनर सही रखें तो वो और अंदर जाके सप्रेशन ना होके बल्कि राइट डायरेक्शन में जाके क्योर होगा। आइए अब ये साइंटिफिक इग्नोरेंस बताते हैं केंट। अब हम लोग हेल्थ को रिस्टोर कैसे करना है इस पर बात करते हैं। रेस्टोरिंग हेल्थ, इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर इन अ सिक ह्यूमन बीइंग। रिमूविंग सिम्टम इज़ नॉट क्योर। जो आज से पहले हो रहा था कि अगर हम सिम्टम जस्ट रिमूव कर दें तो वो नहीं है, बल्कि ऑर्डर लाना चाहिए हमें सिक ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो एग्जांपल करो, रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन, रिमूविंग हेमोरॉइड्स और रिमूविंग एनी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इफ़ द रिमूवल ऑफ सिम्टम इज़ नॉट फॉलोड बाय रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इट कैनॉट बी कॉल्ड क्योर। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिमूवल ऑफ सिम्टम्स या रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कैसे आ रही है? इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि कोई भी आउटवर्ड सिम्टम्स है उसको डिसअपियर करेंगे हम लोग। अब ये जो भी ये सिम्टम्स का जो ये डिसअपियरेंस हो रहा है ये फॉलोड बाय होगा इनवर्ड इम्प्रूवमेंट पे। ये पेशेंट खुद बताएगा कि उसको अच्छा लग रहा है, यानी वो कोई हमें ऐसा इंडिकेशन देगा कि हाँ उसे अब बेहतर लग रहा है। अब ये तभी बताएगा इफ़ डिजीज़ इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय ऑर्डर। अगर डिजीज़ को ऑर्डर के साथ डिस्प्लेस किया जाए तो ही वो इनवर्ड इम्प्रूवमेंट उसको दिखेगी, और यही है राइट तरीका क्योर करने का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्रॉम्प्टली, माइल्डली एंड परमानेंट, ये रेस्टोरिंग ऑफ हेल्थ का जो मैनर होना चाहिए वो इस तरह से काम करना चाहिए। तो क्योर मस्ट बी क्विक, जेंटल एंड परमानेंट। यहाँ पे हम लोग का जो क्योर होना चाहिए वो क्विक होना चाहिए, जेंटल जो है परमानेंट होना चाहिए। अब ये उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि एट द टाइम ऑफ हैनिमन जब ऑर्गेनॉल लिखी गई थी उस समय जो तरीके यूज़ होते थे वो थे ब्लड लेटिंग, लीचिंग। तो ये काफ़ी हार्श तरीके हुआ करते थे। इसमें मतलब पेशेंट 80 to 90% केसेस में सर्वाइव नहीं कर पाता था।
तो ये तरीके थे, मतलब जो हैनीमैन ने कहा था कि हमारा क्योर जो हो वो जेंटल, क्विक, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। लेकिन अब जो कैंट कहते हैं वो ये है वायलेंट मेडिसिन के बारे में, वो ये है कि नाउ मेडिसिन हैव चेंज्ड, ड्रग्स ऑफ टुडे आर 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन दोज फॉर्मली यूज्ड बिकॉज मोर कंसनट्रेटेड। आज की डेट में जो हाई डोजेस मिल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड ड्रग्स हैं, जिस वजह से वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो चुकी हैं। उन्होंने एग्जांपल दिए कोकेन, सल्फोलिन और पेट्रोलियम के। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि ये 10 टाइम्स पावरफुल हैं, तो ये डेंजरस क्यों हो रही हैं। द केमिकल डिस्कवरीज ऑफ पेट्रोलियम डिस्ट्रॉयज ह्यूमन इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड विल। दीज प्रोडक्ट्स आर स्लोली इंसीडियसली वायलेंट। तो इनका ये कहना है ये इसीलिए वायलेंट है क्योंकि ये इंसीडियसली इंसान की इंटेलिजेंस को ख़त्म करती हैं, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करती हैं और फिर उसकी विल को भी ख़त्म कर देती हैं, जिस वजह से इंसान और ज़्यादा बीमार होता जा रहा है, ना कि क्योर हो रहा है। तो ये जेटी कैंट ने अपने पहले 2 पेज में बताया है। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो जो वायलेंट ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं ये जो है ये पेशेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द माइंड। ये माइंड डिस्ट्रॉय होता है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो हम लोग ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं इससे डिज़ीज़ पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसका ये सिंपल सा ये बात है कि द डिज़ीज़ हैज़ नॉट चेंज्ड बट कॉजिंग इंटरनल डिस्ट्रक्शन। यानी यहाँ पे डिज़ीज़ को हमने सही नहीं किया है, बल्कि इंटरनल डिस्ट्रक्शन अभी भी हो रहा है। लेकिन बस एक जो चेंज आया है वो ये है कि द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हैज़ बीन पुश्ड इनर मोस्ट। अब वो जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हम देख सकते थे वो अब और अंदर जा चुका है। यानी अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन चेंज्ड, यानी अब वो इनर मोस्ट जा चुका है, मैनिफेस्टेशन चेंज हो गए हैं। प्लस द नेचुरल डिजीज़, जो डिजीज़ है वो क्योर तो हुई नहीं है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो हमको मिला वो था ड्रग डिजीज़। अब इसको जो यहाँ कैंट ने बताया है कि मोर सीरियस दैन दी फॉर्मर, ये ज़्यादा सीरियस है फॉर्मर से। क्यों? क्योंकि जो इस बंदा जो पहले नेचुरल डिजीज़ से सफ़र कर रहा था अब उसके मैनिफेस्टेशन उसमें चेंज भी हो चुके हैं। तो अब जो उसको डिज़ीज़ हो रही है वो ड्रग डिज़ीज़ हो चुकी है, जिस वजह से उसको ठीक करना और टफ होता है। यहाँ पे ये बताते हैं कि हम लोग का क्यूरेटिव एक्शन जो ऑफ मेडिसिन होता है वो बड़ी माइल्ड मैनर में एक्ट करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम टाइम होता है। उसका रीज़न ये होता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रोलॉन्ग यूज़ क्या करता है, क्यूरेटिव एक्शन ऑफ मेडिसिन डज एक्ट वायलेंटली, वो वायलेंटली एक्ट करता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं एग्रेवेशन से समझ सकते हैं। अब कैसे हो, इसका एग्रेवेशन का रीज़न क्या होता है वो ये बताया गया है कि जो रिएक्शन हुआ है ना, दिस इज़ द टर्मोइल वर्क ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बीइंग अनडन। यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने जो हम लोग के अंदर मैनिफेस्टेशन चेंज किए थे और नेचुरल डिजीज़ था, उस चीज़ को हटाने की वजह से जो ऑर्डर प्लेस हम लोग कर रहे हैं बॉडी में, उस वजह से इतना ज़्यादा वायलेंट एक्शन आता है जिसमें पेशेंट सफ़र करता है। क्यों? बिकॉज द फॉर्मर स्टेट इज़ बीइंग रीइस्टैब्लिश्ड। जो पहले जो बंदा था, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजीज़ से सफ़र कर रहा था, उसके अंदर अब तो मैनिफेस्टेशन जो चेंज हो चुके हैं, इसको हटाने के लिए हम लोग ने मेडिसिन दी उसको, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका मैनर जो है माइल्ड मैनर में है। तो उसको सही करने के लिए पहले वो मैनिफेस्टेशन जो चेंज है उसको हटाएगा। ये जो मैनिफेस्टेशन हटने का जो प्रोसेस है यही सबसे ज़्यादा वायलेंट होता है। इस वजह से यही टर्मोइल है जो उस पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है, यही वर्क ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो अनडन हो रही है, और इसी वजह से पेशेंट को सबसे ज़्यादा एग्रेवेशन से इस समय सफ़र करना पड़ता है। तो ये इसका तरीका समझाने का था जो यहाँ पे कैंट ने अपने इस ये पॉइंट में बताया था। अब यहाँ पे ये है कि अपॉन प्रिंसिपल्स दैट आर वंस प्लेन एंड इंटेलिजिबल, मतलब अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, जो कॉम्प्रिहेंसिबल, ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं असलियत में। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो यही हैं जो हमें डॉक्ट्रिन पढ़ाए जाते हैं। इसमें लॉ ऑफ सिमिलिया, सिम्प्लेक्स, मिनिमम डोज, डॉक्ट्रिन ड्रग प्रूविंग, ड्रग डायनामाइजेशन, डॉक्ट्रिन क्रोनिक डिजीज, वाइटल फोर्स, इंडिविजुअलाइजेशन, यही हमारे लॉज हैं, यही फिक्स्ड प्रिंसिपल हैं। आर प्रिंसिपल्स ना ही कभी चेंज हुए हैं, हमेशा से सेम रहे और आगे भी सेम ही रहेंगे। तो ये हमें बताता है कि अपॉन प्रिंसिपल्स दैट आर वंस प्लेन एंड इंटेलिजिबल, मतलब जो
हमेशा ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल है, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि यही हमारे लॉज हैं। अब इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, यूजेस ऑफ प्रिंसिपल क्या हैं, इन्हीं को हम लोग यूज़ करके रिमूवल ऑफ डिजीज़ करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करते हैं, माइल्ड, प्रॉम्प्ट एंड परमानेंट मैनर। ये हमारा तरीका है हटाने का। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स का भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग पूछते हैं किसी एलोपैथिक ग्रेजुएट से, या फिर वो तो हम लोग ने पहले ही कवर कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक होम्योपैथ से पूछा जाए कि क्योर क्या है, तो वो उसे कैसे एक्सप्लेन करेगा। होम्योपैथ आंसर्स व्हाट इज क्योर। इंटीरियर ऑफ मैन डिसऑर्डर्ड दैट कॉजेज सिकनेस। इंटीरियर ऑफ मैन डिसऑर्डर हुआ जो सिकनेस कॉज कर रहा है। सिर्फ टिश्यूज़ ही नहीं इसके ख़राब हो रहे हैं, बल्कि उसके जो डिसऑर्डर आया है वो सिकनेस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इंटीरियर ऑफ मैन में आया है, ना कि ओनली प्राइमरी टिश्यूज़ में। द इंटीरियर मस्ट फर्स्ट बी टर्म्ड इनटू ऑर्डर एंड द एक्सटीरियर लास्ट। यहाँ पे हमें सबसे पहले सिर्फ टिश्यूज़ को सही नहीं करना है, मतलब अगर कोई स्किन पे दिक्कत आ गई तो सिर्फ इसको सही कर दें तो वो सही क्योर नहीं है, बल्कि कोई चीज़ आई तो हमें उसको देखना है कि वो चीज़ सही कैसे कर सकते हैं हम लोग उसे। मतलब हम लोग को सिर्फ स्किन पे ध्यान ना दे के, बल्कि उसके मेंटल्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसका मेंटल स्टेट क्या है इस टाइम पे। तो हम लोग इसको इस तरह से अगर अपने अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम लोग सही तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेरिंग्स गाइडिंग लॉ ऑफ सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये कैसे यूज़ करते हैं। सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, इसका ये मतलब है कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर में इंसान का वॉलंटरी होता है यानी विल, उसके बाद उसके जस्ट बाहर उसकी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में। यानी सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ में ऑर्डर लाना है तो वो उसके विल और अंडरस्टैंडिंग में, यानी मेंटली उसको रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की तरह से फील होना ही चाहिए, तो ही हम उसका क्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो दूसरा है वो ये है कि सेंटर टू सर्कमफ्रेंस है, तो वो आया कैसे, यानी ये है कि अबव टू डाउनवर्ड फॉलो होना चाहिए। यानी अगर किसी को पहले हेड की कोई दिक्कतें हैं, आर्म्स की दिक्कत है और फीट की दिक्कत है, तो सबसे पहले उसकी हेड की चीज़ें सही होनी चाहिए, फिर आर्म की और फिर फीट की। यही तरीका फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और आता है कि फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, यानी इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स। ये हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लंग, लिवर, स्टमक, हार्ट और गैस्ट्रिक वाले जितने भी हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं। अब ये जो अफेक्शंस हम लोग को हुए हैं यहाँ पे, ये ठीक पहले होंगे, और जो अफेक्शंस हमें आर्म, फीट और स्किन पे हुए हैं, यानी लेसर इम्पॉर्टेंट एरिया पे, वो बाद में ठीक होंगे। यानी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स ही क्योर फॉलो होता है। पहले अगर आपको हार्ट में कोई दिक्कत है तो हार्ट सही होगा, बाद में आपका पैर दर्द सही होगा। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, वो है डिसअपियर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग। यानी अब ये क्या है कि कोई भी डिजीज़ कैसे बनती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं रूमेटिज़म का। रूमेटिज़म का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बंदे को स्किन में कोई दिक्कत आई है, फिर उसको जॉइंट इन्फेक्शन हो गए, और फिर उसको हार्ट में सिम्टम आने लगे। तो ये आप ये देखिए, डिज़ीज़ जो प्रोग्रेस कर रही है वो पहले एक्सटीरियर में थी, धीरे धीरे वो जाके एकदम इनर मोस्ट पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो स्किन से जॉइंट्स पे हार्ट जा रहा है, यानी वो अंदर ही जा रही है, मतलब लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है। तो क्योर का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। क्योर सबसे पहले हार्ट को करेगा, फिर उसके बाद जॉइंट को करेगा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा स्किन को करेगा। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई क्योर कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी को हार्ट से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले उसको हार्ट सही लगेगा, फिर उसके जॉइंट्स को उसको बाद में सही लगेंगे, और बाद में लास्ट में उसकी स्किन की डिजीज़ आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डिजीज़ वो आई थी। तो यही होता है डिसअपियर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट और हेड की रिकवरी में क्या होता है। तो देखिए जैसे, हाँ, अब हमें कंप्लेंट्स ऑफ हेड, चेस्ट या हार्ट है, यानी यहाँ पर हम लोग वाइटल ले लिए। ये जो कंप्लेंट्स हैं ये अफेक्ट करते हैं स्किन, नेल और हेयर को इन रिकवरी। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ तक पहुँची है तो वो पहले इन लोग को अफेक्ट की हुई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ के। तो अगर ये सही हो रहे हैं तो इसका रिवर्स होना है, तो इन पे वो असर भी डालेगी रिकवरी में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ भाई क्योर का डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। चलिए ये रहा रोमाटिज़म का एग्जांपल फिर से लेते हैं, इसको लिखें और डीपली। पेन है स्मॉल और लार्ज जॉइंट्स में, बाद में से कार्डियक सिम्टम्स भी सेट इन कर जा रहे हैं।
देयरफॉर क्योर प्रोग्रेसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पेन इन जॉइंट रिटर्न्स। अब यहाँ पे जब क्योर हम लोग कर रहे हैं तो कार्डियक सिम्टम्स तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो अभी उसके जॉइंट में दर्द हो रहा था ना, वो अब बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जो क्योर का डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट टू प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ का है। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है, दिस रिमूवल ऑफ सिम्टम इज़ इंडिकेटिव ऑफ क्योर बट ओनली क्वालिफाइड फिजिशियन डजंट डिस्टर्ब्स। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि क्वालिफाइड फिजिशियन ही इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यहाँ टेक्स्ट पे है, वो ये है कि अगर डॉक्टर को नहीं पता है, द डॉक्टर डज नॉट नो व्हाट दिस मीन्स रिकवरी, ही विल मेक अ प्रिस्क्रिप्शन दैट विल ड्राइव द रोमैटिज्म अवे फ्रॉम फीट एंड नीज, इट विल गो बैक टू द हार्ट एंड द पेशेंट विल डाई। अगर किसी डॉक्टर जो फिजिशियन को ये नहीं पता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, डायरेक्शन चल रहा है, ये सही डायरेक्शन है, तो वो सीधे कोई ना कोई तरीका दे के ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बना देगा जिससे उसका घुटने का दर्द सही हो जाएगा और ये वापस कार्डियक पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ क्योर है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये देखते हैं हम लोग कि इट मे बी इम्पॉसिबल मैन टू एंटायरली बी क्योर्ड, इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर दिस स्टेट टू पास, बट दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पासिंग ऑफ। हाँ, अब यहाँ पे ये होता है कि कई बार दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आया है और उसके बाद जो उसके जो भी सिम्टम्स आए हुए थे वो बढ़ गए बहुत ज़्यादा, और अब वो मतलब वो ज़्यादा पेन में है जितना वो आया था। तो ये क्यों हो रहा है असलियत में? इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे ये एग्रावेशन है असलियत में। एग्रावेशन कैसे? मोस्टली ऑब्जर्व इन डीप सीटेड क्रोनिक डिजीजेज ड्यू टू कंप्लेंट दैट हैव एग्जिस्टेड अ लॉन्ग टाइम। यानी अगर कोई बंदा बहुत दिन से किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, समझ लीजिए वो 10-15 सालों से किसी दिक्कत में है, तो अगर उसको ठीक होना है तो उसे कम से कम कुछ समय का उसको अपने लिए पेन तो लेना ही पड़ेगा। ये मतलब यहाँ पे बताया जाता है क्यों? क्योंकि वो इतनी डीप सीटेड उसकी जो बीमारी है वो रही है, उसको अनडन करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा इस तरह से रहता है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब सफरिंग से भरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसका डिज़ीज़ है वो धीरे धीरे अगर बढ़ी है इस तरह से, तो उसका जो क्योर आने का तरीका है वो भी धीरे धीरे ही वापस आएगा, और ये धीरे धीरे आने में ही उसके पुराने सिम्टम्स बढ़ते हैं, जिस वजह से उसको और ग्रेट सफरिंग होती है। तो यहाँ पे ये हमेशा हम लोग को डीप सीटेड डिजीज़ से मिलती हैं, लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट एक्यूट है। एक्यूट में वी डू नॉट ऑब्जर्व सो मच डिस्ट्रेस आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग एज वी सीन ओल्ड इनक्यूरेबल केसेस। उसका रीज़न ये है कि जो भी सिम्टम्स आए हैं वो काफ़ी सडन आए हैं, क्विक आए हैं, मतलब जल्दी ही आए हैं। तो अगर उनको अनडन करने का तरीका भी है तो वो तुरंत होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डिज़ीज़ है उसको ज़्यादा ख़राब नहीं किया गया है। अगर जितना ज़्यादा जिस चीज़ को ख़राब किया जाता है वो उतना ज़्यादा इनक्योरेबल हो जाता है, वो उतना ज़्यादा सफरिंग से भर जाता है जब भी वो क्या कहते हैं होम्योपैथिक तरीके से सही होना होता है। तो एवरी फिजिशियन नोज दैट द डिसअपियरेंस ऑफ हिज रोमैटिज्म प्रोग्रेसिव कार्डियक सिम्टम्स आर लाइकली टू अगर। तो हर फिजिशियन को पता होता है कि अगर रोमैटिज्म ख़त्म हो रहा है तो वो और ज़्यादा कार्डियक सिम्टम्स की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे सप्रेशन होने को मिल रहा है हमें, यानी जो चीज़ें सरफेस में थी वो अब वाइटल ऑर्गन्स को हिट कर रही हैं। ये है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे समझाया। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप बताइए आपके पास जो पेशेंट है वो इतने सफरिंग में है, तो उस चीज़ को आप सही कैसे करेंगे? कोई भी वो पेशेंट आएगा वो हमेशा कहेगा कि डॉक्टर आई हैव द सेम सिम्टम दैट आई हैव हैड व्हेन आई वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर सो एंड सो फॉर रोमैटिज्म। अब कोई भी डॉक्टर होगा जो रोमैटिज्म ट्रीट कर रहा था, उसने सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो भी दी इसको, प्रिस्क्रिप्शन लगा के, सॉरी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं, प्रिस्क्रिप्शन दे के उसने उसके रोमैटिज्म को और अंदर ड्राइव कर दिया ताकि अब उसको कार्डियक सिम्टम्स आने लगे हैं। अब आपने जब उसको मेडिसिन दी तो उसके कार्डियक सिम्टम्स सही हो रहे हैं लेकिन उसके रोमैटिज्म लौट रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये है कि अब वो बंदा उस चीज़ से काफ़ी दर्द में है कि रोमैटिज्म उसके लौट रहे हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर उसको ये कह दें कि अगर हम उसको लिनीमेंट वगैरह कोई भी दे के उसके जो लिम्ब का दर्द है उसको हटा दें, तो ये जो हम कर रहे होंगे ये हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असलियत में क्योर क्या है? क्योर का डायरेक्शन तो यही है जो वापस जा रहा है। हार्ट कार्डियक सिम्टम्स हैं, जॉइंट में आया है, और उसके बाद ही वो क्योर बंदा पूरा होगा। लेकिन अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लेके चले जाएँ तो ये तो हम गलत कर रहे हैं। इस वजह से ये बताया गया है कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमें उसको अच्छे से समझाना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि यही तरीका है। और अगर वो आपको ट्रस्ट करता है और अगर वो इंटेलिजेंस है ह्यूमैनिटी में, तभी वो आपके पास रुकेगा और क्योर हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया जाता है।
अब इसी से हमें मतलब ये हमारे पास क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्लेन इंटेलिजिबल हैं और ये मैन की इंटेग्रिटी मांगते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हमें बताते हैं, वो ये हैं कि नॉलेज ऑफ मटेरियल मैटर होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़ और इंडिकेशन पता होना चाहिए। ऑल दीज विल मेक डिजीज़ डिसअपियर। यही चीज़ का अप्लाई करके, एप्लीकेशन करके हम डिजीज़ को डिसअपियर कर सकते हैं। ये अफॉर्डर नंबर 3 आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको उसमें और अच्छे से मिलेगा। अब ये जो डिजीज़ डिसअपियर हुए ना, यही चीज़ है जो फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट लोगों में फिजिशियन गेन करता है। क्यों? क्योंकि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट के लिए सही है वो कर रहा है। तो ये बताया गया है इसमें। और उन्होंने एक और बताया कि हम लोग को एक एडवाइस भी देनी चाहिए। वो एडवाइस ये है कि जब तक लोग ऑर्डरली लाइफ नहीं जिएंगे तब तक क्रोनिक डिजीज़ेस क्योर नहीं होंगी। इसलिए एक फिजिशियन को एडवाइस करना भी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये इसका ये 2 पन्नों में ये इन्होंने बताया था। अब लास्ट में इन्होंने थोड़ा समरी टाइप का दे दिया, तो मैं सम अप कर देता हूँ। समरी में ये है कि ड्यूटी फिजिशियन क्या है, फाइंड डिसऑर्डर इन मैन में क्या डिसऑर्डर है वो फाइंड करो, देन रिस्टोर हिम टू हेल्थ वाया परफेक्ट क्योर। परफेक्ट क्योर वही है होम्योपैथिक रेमेडी, जिसका मीन्स जो होना चाहिए वो है माइल्ड और जेंटल। यहाँ मैं होम्योपैथिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस जब ये लिखी गई थी उस समय जो यूज़ होता था वो वही ब्लड लेटिंग और लीचिंग वगैरह था, इसलिए मैं होम्योपैथिक बोल रहा हूँ। अब हाँ, हम लोग को डिसऑर्डर फाइंड करना है, उसके बाद रिस्टोर करना है हेल्थ में वाया परफेक्ट क्योर, जिसका मीन्स होना चाहिए माइल्ड, जो ऑर्डरली हो और जेंटल होना चाहिए। और ये इंटरनल ऑफ मैन को टर्न करे ऑर्डर में। और ये चीज़ कैसे टर्न करेगा, विथ फिक्स्ड प्रिंसिपल एज हिज गाइड, यानी फिजिशियन का गाइड होना चाहिए ये। और ये है हमें बताता है होम्योपैथिक रेमेडी, फिर हम लोग इसको एडमिनिस्टर करके क्योर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक समरी थी। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।